चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां किसी की हैसियत उसकी ताकत की रैंक से तय होती है। अब जरा सोचिए उस दुनिया के सबसे निचले पायदान यानी एफ रैंक पर खड़ा होना कैसा लगता होगा। बस यही हमारे आज के हीरो की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर किस्मत ऐसा पासा फेंके कि एक एफ रैंक वाले लड़के के हाथ लग जाए एस रैंक की बेहिसाब ताकत। बस यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। तो कहानी हमें लेके आती है रीडी स्ट्रीट की चहल पहल वाली गलियों में। यहीं हमारा हीरो नोआ एक खास टैलेंट की खोज में है और उसे वो टैलेंट मिलता है एलिश के रूप में, एक ऐसी सिंगर जिसकी आवाज में वो जादू है कि पूरी भीड़ जैसे मंत्रमुग्ध हो जाती है। लेकिन जैसे ही एलिश की सुरीली आवाज माहौल में घुलती है, वहां तनाव भी घुलने लगता है। कुछ गुंडे आ धमकते हैं और उनका मकसद साफ है, एलिश के पिता का कर्ज वसूलना, और वो भी किसी भी कीमत पर। वो एलिश को धमकाते हैं और खौफ का आलम तो देखिए कि पूरी भीड़ बस चुपचाप तमाशा देखती रह जाती है। जब लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म, तभी उस सहमी हुई भीड़ से एक छोटा सा लड़का आगे बढ़ता है, हमारा हीरो नोआ। गुंडे उसे देखकर हंस पड़ते हैं, आखिर एक बच्चा उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। पर उन्हें क्या पता था कि यह बच्चा नहीं, उनकी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन नोआ की असली ताकत उसकी उम्र में नहीं, उसके दिमाग में है। वो एकदम निडर होकर इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 का जिक्र करता है और उन गुंडों को कानून का पाठ पढ़ाता है कि एक बच्चे से उसके माँ बाप का कर्ज वसूलना कितना गंभीर जुर्म है। उसकी बात सुनकर वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है। पर नोआ सिर्फ बातों से काम नहीं चलाता। अरे नहीं, जैसे ही गुंडे उस पर हाथ उठाने की सोचते हैं, वो अपनी शानदार तलवार लिवायथन को बाहर निकालता है। तलवार की बस एक झलक ही उन गुंडों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। दिमाग और ताकत का ऐसा कॉम्बिनेशन कमाल है। मामला सुलझाने के बाद नोआ एलिश के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर महीने 25 रियान की सैलरी, ताकि वो सारी चिंताएं भूलकर सिर्फ अपने गाने पर ध्यान दे सकें। वो सिर्फ उसे बचाने नहीं आया था, वो उसके सपनों को भी पंख देने आया था। अब सीन बदलता है और हम नोआ को महल में देखते हैं, जहां वही गुंडे माफी की भीख मांग रहे हैं। उसका भाई चौथा प्रिंस हेनरी हैरान है कि नोआ उनसे मिल क्यों नहीं रहा। पर नोआ का प्लान सिंपल है, इन्हें थोड़ा इंतजार कराओ, सबक अपने आप याद हो जाएगा। हेनरी नोआ की समझदारी से तो बहुत इंप्रेस होता है, पर उसके दिमाग में वही सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में है। इतना छोटा सा लड़का इतनी बड़ी और भारी भरकम तलवार लेकर घूमता कैसे है? और नोआ का जवाब इतना सिंपल कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो बस मुस्कुराकर कह देता है, अरे ये तो मेरी आस्तीन में ही थी। और फिर खुलता है असली राज। ये लिवाइथन कोई आम तलवार थोड़ी है, ये तो एक राष्ट्रीय खजाना है जिसकी खुद की एक चेतना है। तलवार ने खुद नोआ को अपना मालिक चुना है और उसे अपनी एक ताकत दी है, खुद को छोटा करने की काबिलियत। आगे कहानी हमें ले जाती है ग्रैंड रॉयल पार्टी में, जहां सबको पता चलता है कि नोआ असल में 13वां प्रिंस है। जब एक अमीर आदमी उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है तो नोआ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी तलवार लिवायथन का ऑरा ही पूरे कमरे में सन्नाटा लाने के लिए काफी था। अपनी जबरदस्त पावर और लोगों को परखने की समझ से वो वहां मौजूद सभी को इंप्रेस कर देता है। तो कुछ दिन बीतते हैं और नोआ को 8वें प्रिंस ऑस्कर की तरफ से एक बड़ा ही दिलचस्प न्योता मिलता है। कोबाल्ट स्ट्रेट पर खजाने की खोज। ये एक ऐसी जगह है जहां कबाड़ के ढेर में भी कभी कभी बेशकीमती चीजें मिल जाती हैं। घंटों की खोजबीन के बाद भी नोआ के हाथ कुछ खास नहीं लगता। पर ठीक तभी जाते जाते उसकी नजर एक धूल में लिपटी पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसे वो बस 3 रियान में खरीद लेता है। और जैसे ही ऑस्कर उस किताब को देखता है, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि महान जादूगर एंड्रिया की वो ग्रिमोर है जिसकी कीमत 1000 रियान से भी कहीं ज्यादा है। नोआ को फौरन याद आता है कि हाँ, किताब को छूते ही उसकी पावर्स में एक अजीब सा उछाल आया था। और तब उसे एक और हैरान करने वाली सच्चाई पता चलती है, इस किताब की भी अपनी एक मर्जी है, बिल्कुल उसकी तलवार लिवायथन की तरह। और अचानक किताब खुलती है और बूम, उसमें से एंड्रिया की जबरदस्त आत्मा निकलकर सीधा नोआ पर हमला कर देती है। लेकिन नोआ पूरी तरह तैयार है। वो अपनी एस रैंक वाटर मैजिक से उस आत्मा को काबू में करता है और उसे आसमान में बहुत ऊपर ले जाकर खत्म कर देता है, ताकि नीचे शहर में किसी को खरोच तक ना आए। नोआ की इस अविश्वसनीय ताकत को कोई और भी देख रहा था, एक पुराना एंटीक डीलर
वो नोवा की काबिलियत से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे खास चीज दिखाता है, एक ऐसी रहस्यमयी अंगूठी जिसने आज तक किसी को अपना मालिक नहीं माना। लेकिन जैसे ही नोवा उस अंगूठी को पहनता है, वो तेज रोशनी से जगमगा उठती है और एक आवाज गूंजती है, रेरिटी SSS रैंक नया मालिक मिल गया है। और पलक झपकते ही वो अंगूठी एक जबरदस्त कवच में बदल जाती है। और ये तो बस शुरुआत थी। ये कवच सीधा नोआ की तलवार लिवायथन से कनेक्ट हो जाता है और एक ऑटोमेटिक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। और इसका टेस्ट भी फौरन हो जाता है जब बदला लेने आया एक गुंडा हमला करता है और ये शील्ड बिना किसी मेहनत के उसे रोक लेती है। तो अब अपनी इन नई जबरदस्त ताकतों के साथ नोआ वापस उसी बार में जाता है जहां एलिश गाती है। वो ये पक्का करना चाहता है कि अब उसके सपनों के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। लेकिन लगता है मुसीबत ने इस जगह का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लिया है। इस बार गुंडे नहीं तो कुछ नशेड़ी एलिस को परेशान कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस जगह की किस्मत ही खराब है। अब नोआ समझ जाता है कि रोज रोज की इन लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा, इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना होगा। तो पहले वो अपनी नई शील्ड से हमले को रोकता है, फिर लिवायथन की बिजली से बदमाशों को सबक सिखाता है, और फिर वो कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो पूरा का पूरा बार ही खरीद लेता है। नोआ का ये फैसला देखकर एलिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हैरान भी है और एहसानमंद भी। कांपती हुई आवाज में वो नोआ से पूछती है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? और नोआ का जवाब ये दिखाता है कि वो असल में क्या चाहता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं, तुम्हारा संगीत चाहिए। बस तुम गाती रहो तब तक जब तक तुम्हारी आवाज खुद राजा के कानों तक न पहुंच जाए। ये एक वादा है, एक F रैंक की दुनिया में SSS रैंक के सपनों को सच करने का वादा।